अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एंगुलर सर्विसेज, यानी एंगुलर में सर्विस क्या होती है। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि एंगुलर में सर्विस क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है और इसका इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। और यहाँ पर हम अपनी एंगुलर की एक पीडीएफ बना रखी है, तो यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको पता है एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं। तो हम एंगुलर डॉट डेव को भी लगे हाथ ओपन कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक है तो रिजॉल्व कर लेते हैं एंगुलर डॉट डेव, एंगुलर डॉट डेव। और ये मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी हमने ओपन कर लिया। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा। जब तक टाइम लगेगा हम एंगुलर की सर्विसेज को पढ़ लेंगे। तो कहीं भी जहां आपका दिल करे, जहां आप काम करना चाहते हैं, वहां पर आप जो है वो अपने इस काम को शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ CMD। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि एंगुलर में प्रोजेक्ट कैसे बनता है। बहुत शॉर्ट तरीका है एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाने की कमांड का। तो एंगुलर में जो प्रोजेक्ट बनता है उसकी कमांड है एनजी। एनजी मींस एंगुलर। एक नया प्रोजेक्ट बना दो। प्रोजेक्ट का नाम तो आज हम रखने जा रहे हैं एंगुलर सर्विसेज। तो आज हम सर्विस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया एंगुलर सर्विस। प्रेस इंटर। फिर बता देता हूं कि इंटरनेट की नीड होती है। विदाउट इंटरनेट आप इसकी इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम CSS यूज करेंगे। उसके बाद क्या ये आप SSR और SSG रेंडरिंग करना चाहते हो? तो मैंने कहा जी नहीं। प्रेस एन। क्या जोन डॉट जीएस को एप्लीकेशन से रिमूव कर दूं? मैंने कहा जी नहीं, नो। उसके बाद विच AI टूल यू यूज इन एंगुलर एप्लीकेशन? हमने कहा अभी हमें किसी किस्म के टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर होती तो हम अप एंड डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं। दैट्स व्हाई वी चूज नन। और अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जब तक प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है हम चलते हैं अपने PDF की तरफ और पढ़ते हैं कि सर्विसेज होती क्या। तो व्हाट इज एंगुलर सर्विस? एंगुलर सर्विस बेसिकली एक रीयूजेबल क्लास होती है। आप लोग ऑलरेडी वाबस्ता हो C# से, तो आपको पता था हम जितना भी काम करते हैं, तो हम जितना भी काम करते हैं उसको हम क्लास में किया करते थे कुछ इस तरीके से। क्लास का सबसे बड़ा फायदा यह था कि आप एक बार बनाते हो और उसको जितनी बार आपने इस्तेमाल करना है आप उसको ऑब्जेक्ट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमने पढ़ा। क्लास बेसिकली हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जो कि रीयूजेबिलिटी होती है, यानी आप एक बार बनाओ बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि आपसे कि एंगुलर सर्विस बेसिकली एक ऐसी क्लास होती है जिसको अगर हम एक बार बना लें। अच्छा, एंगुलर में टोटली सारा कॉन्सेप्ट किस चीज का होता है? कंपोनेंट्स का होता है। तो वो अभी आगे चल के बताऊंगा कि एंगुलर में सर्विस एक रियूजेबल क्लास होती है। जैसे हम API कॉल्स लिखते हैं, API यानी हमें अगर अपनी कोई API कॉल करवानी है, तो अब मुझे इमेजिन कीजिए मेरे पास एक API है। अब ये API क्या होता है थोड़ी देर में हम इसकी बात भी करेंगे। तो इमेजिन कीजिए कि मैं एक ऐसी फाइल बना रहा हूं। सुनिएगा, मुझे एक ऐसा कोड लिखना है जिसमें मेरा डेटा होगा, और इस डेटा को मुझे 4 5 6 8 10 15 जितने कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में इस्तेमाल करना। तो एक तरीका तो ये है कि मैं हर कंपोनेंट्स के अंदर जाके उस डेटा को मैं अलग अलग सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट में फेच करूं या अलग अलग कंपोनेंट में डालूं, और उससे मैं डेटा उठाकर अपनी स्क्रीन पे दिखा दूं। तो ये 15 जगहों पे डालने से बेहतर ये ना होता कि मैं उसको एक बार बनाता और 15 के 15 कंपोनेंट उसको अपने पास इस्तेमाल कर पाते। सो विच वन इज बेटर, कि मैं हर कंपोनेंट में जाके वो डेटा उसमें डालूं, या एक कंपोनेंट एक ऐसी फाइल एक ऐसी क्लास बनाऊं जिसको मैं बार बार रीयूज कर सकूं हर कंपोनेंट के अंदर। क्या बेहतर होता? बताइए सारे शाबाश मिलके। सर, आप एक क्लास बना लें और उस क्लास को आप बार बार रीयूज कर लें, ना कि बेहतर है कि 15 जगहों पर 15 दफा आप कोडिंग करें और 15 जगहों पर डेटा को इंसर्ट करें। तो बेहतर क्या होता कि एक ही बार वो क्लास बना दी और उसका इस्तेमाल हर कंपोनेंट के अंदर कर लिया। तो बिल्कुल यही है सर्विस। तो एंगुलर सर्विस एक ऐसी क्लास है जिसमें हम API कॉल्स लिखते हैं, रीयूजेबल लॉजिक लिख सकते हैं। मतलब मुझे कुछ ऐसा कोड चाहिए जो मुझे हर कंपोनेंट में चाहिए, तो मैं कहाँ निकलूं? एक सर्विस के अंदर लिख दूं, एक एंगुलर की सर्विस के अंदर लिख दूं। डेटा शेयर करते हैं कंपोनेंट्स के बीच। अगर इमेजिनेट कि मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच डेटा शेयरिंग करनी है, तो बेहतर है कि मैं कंपोनेंट से कंपोनेंट शेयरिंग करूं। मैं क्या करूं, एक ऐसी क्लास बना दूं जिसके जरिए मैं उसको डेटा को शेयरिंग कर सकता हूं, या किसी और जगह भी मुझे डेटा शेयरिंग करने हो तो मैं उस क्लास के कॉल करके बार बार इस्तेमाल कर सकता हूं।
या बिजनेस लॉजिक हैंडल करते हैं। तो वो ये कह रहा है कि एंगुलर सर्विस बेसिकली सिंपल अल्फाज में बोले तो एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर आप वो कोड लिखें जिसे आप एक बार लिख लें और बार बार उसका रीयूज कर सकें। इसका इस्तेमाल करके हम एपीआई कॉल्स लिख सकते हैं, ऐसा कोड लिख सकते हैं जो कि रीयूजेबल हो। डेटा शेयर करना हो कंपोनेंट्स के दरमियान तो हम सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस लॉजिक हैंडल करनी है तो वो कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हम एंगुलर सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में सर्विस, व्हाट इज सर्विस? एक ऐसी हेल्पर फाइल का मतलब जो तुम्हारी हेल्प कर रही हो या तुम्हें कोई काम करके दे रही हो, जिसमें तुम इंपॉर्टेंट काम लिखकर हर कंपोनेंट में यूज कर सकते हो। मैंने यही बताया आपको कि आप एक ऐसी फाइल का इंतखाब या क्रिएशन करो जिसमें आप कुछ ऐसा कोड डाल दो जिसको आप अलग अलग कंपोनेंट में अपने पास इस्तेमाल कर सको। एक ही फाइल का मल्टीपल फाइल में काम करने की जरूरत नहीं है। एक ही फाइल में काम किया, उसको 15 से 20 50 100 जितनी जगहों पर इस्तेमाल करना था कर लिया। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर सर्विस। तो बेसिकली एंगुलर सर्विस क्या है, एक ऐसी क्लास जिसको हम जिस, जिसको हम रीयूज कर सकें, एक बार बना लें और जहां जहां हमें कंपोनेंट में इस्तेमाल करनी है उसको वहां पर इस्तेमाल कर सकें। क्या कहलाता है, एंगुलर सर्विस कहलाता है। यहां तक कोई सवाल, यहां तक कोई सवाल? जी नहीं, कोई सवाल नहीं है। जी अबीर, व्हाट इज एंगुलर सर्विस? यानी एक ऐसा कोड जो अगर हमें मल्टीपल कंपोनेंट्स में चाहिए हो तो बेहतर ये है कि क्या मल्टीपल कंपोनेंट में वो कोड जाके लिखूं या एक ही बार लिखूं उसको बार बार इस्तेमाल कर सकूं। यानी आप ये चाहोगे कि सर ऐसा कुछ हो एंगुलर में जिसे हम मल्टीपल टाइम कंपोनेंट्स में अलग अलग लिखने की जगह हम एक जगह लिखें और उस मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसको इजीली यूज कर सके, तो हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा कोड कम हो जाता है और रीयूजेबिलिटी से हमें एफिशिएंट जो है आउटपुट मिल रहे हैं। जी समझ में आया दिया, व्हाट इज एंगुलर सर्विस? ऐसा कोड जो हमें बार बार यूज करना हो अपने अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स में, वो काम हम सारा कहाँ कर दें, एंगुलर सर्विस में। और सर्विस बेसिकली है क्या, जस्ट अ क्लास, एक क्लास जिसको रीयूज किया जा सकता है। जी लारे, व्हाट इज एंगुलर सर्विस? शाबाश, गुड गुड, समझ में आ रहा है सर। व्हाट इज एंगुलर सर्विस? शाबाश, यानी एक बार बना लें और जितनी बार रीयूज करना हो कर सकते हैं। हम एंगुलर सर्विस में क्या क्या काम कर सकते हैं, एपीआई कॉल करवा सकते हैं। मुझे पता है आपके लिए ये जुमला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, भी हम इसको समझ लेंगे। ऐसी लॉजिक लिख सकते हैं जो डेटा शेयर कर सकते हैं किसके दरमियान, कंपोनेंट्स के दरमियान। और अगर कोई लॉजिक वगैरह हैंडलिंग करनी कि यार अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाए, तमाम लॉजिक्स भी कहां लिख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं एंगुलर सर्विस के अंदर, इजीली कर सकते हैं। डन, कोई सवाल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने कोड की जानिब, यानी अपनी प्रोजेक्ट की जानिब। तो हमारा प्रोजेक्ट बन चुका होगा, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट बन चुका है और मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था आई थिंक सो एंगुलर सर्विस के नाम से। दिख रहा है आप लोग को? हाँ ये रहा। इसको मैं वीएस कोड में खोल लेता हूं, CMD कोड डॉट, और ये प्रोजेक्ट मेरा खुल गया। अब एपीआई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, एपीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता हो थोड़ा सा। तो व्हाट इज एपीआई? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपके पास एपीआई की फुल फॉर्म। अच्छा इमेजिन कीजिए, यहां पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आपके पास आपका पीसी है, ये आपका एक फोन है, ठीक हो गया। और ये आपका क्या कह सकते हैं, हाँ, ये आपकी कंसोल एप्लीकेशन है। आई होप कंसोल एप्लीकेशन जानते होगे, वो ब्लैक विंडो वाली। इमेजिन करो मैं एक ऐसी ऐप बना रहा हूं लाइक दराज, मैंने दराज टाइप की ऐप बना दी। अब दराज की मैंने एक वेबसाइट बनाई और वेबसाइट जो है मैंने वो लाइव कर दी। कहाँ लाइव कर दी, मैंने अपने सर्वर पे लाइव कर दी। अब कोई भी बंदा www.daraz.pk लिखता है तो मेरे कंप्यूटर पे वो वेबसाइट शो हो जाती है और कोई भी यूजर आता है तो वो अपना जो भी प्रोडक्ट बाय करना चाहता है वो इजीली बाय कर सकता है। यहां तक कोई सवाल नहीं। अब जाहिर सी बात है, जब वो वेबसाइट बनाई गई होगी तो उसके उसका डेटा स्टोर करने के लिए कोई ना कोई डेटाबेस भी यूज किया गया होगा।
तो इमेजिन इट, उस डेटाबेस का नाम था माई एसक्यूएल। यानी आपका जितना भी डेटा स्टोर किया जा रहा है वो कहां किया जा रहा है। अब आपने कहा यार, चूंकि दुनिया मॉडर्न हो चुकी है तो हम अपनी एप्लीकेशन को वेबसाइट की हद तक महदूद ना रखें, हम उसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लें। तो आपने गए और आपने दराज की एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दी और आपने प्ले स्टोर पर डाल दी या ऐप स्टोर पर डाल दी। अब लोग यूज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस एप्लीकेशन का भी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो मोबाइल के लिए आपने इमेजिनेट, इसका अपना डेटाबेस है जो कि आपने यूज किया, फॉर एग्जांपल फायरबेस इस्तेमाल कर लिया। फायरबेस इज अ डेटाबेस, ठीक है। जैसे यहाँ माई स्क्वेयर, इसका फायरबेस आपने यूज कर लिया। अब आपने कहा यार मैं कंसोल एप्लीकेशन भी लगे हाथ बना दूं, तो आपने सी शार्प का इंतखाब किया। आपने कहा यार मेरी दराज जो है वो कंसोल ऐप के ऊपर भी है, तो आपने इसके लिए जो डेटाबेस यूज किया, क्योंकि जाहिर सी बात है बंदा लॉग इन होगा, रजिस्टर होगा या अपना कुछ परचेज करेगा तो हिस्ट्री तो मेंटेन होगी ना। तो आपने इसके लिए जो डेटाबेस यूज किया, इमेजिन कर लीजिए वो था माई एसक्यूएल सर्वर, जो कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने पढ़ा है। अब गौर से नोटिस कीजिएगा, अगर मैं अपना अकाउंट यहां पर रजिस्टर करता हूं तो इसके लिए डेटाबेस कौन सा स्टोर यूज किया है। तो सवाल ये है कि अगर मैं इस पर रजिस्टर करता हूं तो क्या यूजर इसके ऊपर लॉगिन कर सकता है। शाबाश, थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि वीडियो में तमाम चीजें रिकॉर्ड हो और पता चले कि यार समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। जी, कैसे कर सकता है। नहीं तो अकाउंट तो यहाँ रजिस्टर किया है और उसके लिए जो डेटाबेस यूज किया उसका नाम क्या है। तो अब डेटाबेस रजिस्टर का अकाउंट कहां पड़ा हुआ है, और मोबाइल एप्लीकेशन कौन सा डेटाबेस यूज कर रही है। दोनों अलग अलग डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो जब अलग यूज करें तो इसके अकाउंट से कैसे लॉगिन कर सकता है यहां पर। जी, क्या वेबसाइट वाला बंदा आपका मोबाइल एप्लीकेशन में अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता। सर तीनों के डेटाबेस बिल्कुल डिफरेंट है, तीनों के डेटाबेस। अब देखो, कोई वेबसाइट इसके साथ कंपैटिबल है, फ्लटर इसके साथ कंपैटिबल है, कंसोल सी शार्प एप्लीकेशन एसक्यूएल सर्वर के साथ कंपैटिबल है। तो हर लैंग्वेज अपने अलग स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ कंपैटिबल है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, कि आपके पास एप्लीकेशन तो दराज की हैं, लेकिन आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप मल्टीपल डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं। तो सर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकालें। भाई जाहिर सी बात है, तुम चाहोगे एक बंदा तुम्हारे मोबाइल में रजिस्टर हुआ वो वहां पर लॉगिन ना कर सके वेबसाइट में। तो कभी देखा दराज को ऐसा बिहेव करती हो। तुमने दराज को मोबाइल में लॉगिन किया और वहां पर जो है तुम वेबसाइट में लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो एक डेटाबेस यूज हो रहा होगा, तीनों एप्लीकेशन एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड होंगी। तो बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया यहां पर एपीआई के नाम से। एपीआई क्या है, एक ऐसा ब्रिज जो मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ कनेक्ट करता है। बात समझ में आई। अब यहां पर है क्या, बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक डेटाबेस का इंतखाब कर लिया जो आपको चाहिए था, चाहे वो फायरबेस हो, चाहे वो एसक्यूएल सर्वर हो, चाहे वो माई स्क्यूएल हो। आपने एक डेटाबेस चूज कर लिया, कर लिया। अब आपके कितने डेटाबेस हैं, एक। प्रॉब्लम इज दिस, फ्लटर फायरबेस के साथ ज्यादा अच्छा काम करती है एज कंपेयर टू माई एसक्यूएल। तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर माई एसक्यूएल चूज कर लिया, तो जाहिर सी बात है फ्लटर या कॉन्सोल ऐप तो थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। क्या करें सर, प्रॉब्लम तो है। तो हमने यहां पर एक बीच में एक ऐसी चीज का इंतखाब किया जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ सके। तो हमने बीच में लगाया एपीआई का कॉन्सेप्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम किसी भी वेबसाइट से, एप्लीकेशन से या कंसोल ऐप से डेटा को लेकर डायरेक्टली डेटाबेस को नहीं दे रहे। अब हम वो डेटा एपीआई को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, एपीआई बेसिकली क्या है, एक यूआरएल। एक यूआरएल मींस क्या हो सकता है सर, जैसे इमेजिन इट, दिस इज ये यूआरएल, ये एक यूआरएल। इस यूआरएल पे कुछ ऐसा कोड लिखा गया है जो क्या करता है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, आपका वेबसाइट से डेटा लिया। अब मैंने क्या बोला, कोई भी एप्लीकेशन डायरेक्टली कम्युनिकेशन किससे नहीं कर रही, डेटाबेस से बातचीत नहीं कर रही, वो सब आपस में किससे बातचीत कर रही है। तो बीच में मैंने इन तीनों के दरमियान एक एपीआई जोड़ दी, एक यूआरएल जोड़ दी। अब जो भी, अब इमेजिन करो इसने बोला यार एक अकाउंट को लॉग इन कर लो। अब इसने लॉगिन का डेटा डाला, सबमिट किया फॉर्म, रिक्वेस्ट किसको गई, एपीआई इतनी कॉम्पैटिबल है हर डेटाबेस, किसी भी डेटा के साथ, कि वो उस डेटाबेस के पास गई और यहां पर क्या बोला कि मुझे इस बंदे ने रिक्वेस्ट की, चेक करो क्या डेटाबेस में वो डेटा यानी यूजर ने मुझे पासवर्ड मौजूद है। अगर है तो यहां पर क्या कर दो, आउटपुट दो वापस एपीआई को। एपीआई की क्या बोले, हाँ भाई ठीक है, आईडी पासवर्ड मिल के लॉगिन करने दो। तो अब जितनी भी एप्लीकेशन है वो किससे बात कर रही है, तो सब एप्लीकेशन जुड़ गई किसके साथ, और एपीआई डायरेक्टली कनेक्टेड किसके साथ हो गई,
डेटाबेस के साथ। तो यहां पर देखिए, तो एपीआई एक ऐसा ब्रिज हुआ जो मल्टीपल एप्लीकेशन को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। दैट इज कॉल्ड एपीआई। बात समझ में आए? तो इसको एपीआई कहते हैं। बात समझ में आए? तो बेसिकली एपीआई क्या है, बस एक यूआरएल जिसपे कुछ किसी फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ हो। अब फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं सर? दो फॉर्मेट है। एक या तो एक्सएमएल का फॉर्मेट होगा, पढ़ा होगा ना एक्सएमएल, जिसमें हम अपनी मर्जी के टैग बनाकर यूज कर सकते हैं। एक्सएमएल क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज की जाती है, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो हम यही तो कर रहे हैं। डेटा भी कहां से ले रहे हैं? वेबसाइट से। और कहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं? और से लेके कहां एक्सपोर्ट कर रहे हैं? वापस वेबसाइट के ऊपर। तो डेटा एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं एक दूसरे के दरमियान। यहां तक बात समझ में आई? तो हम डेटा एक्सचेंज का ही काम कर रहे हैं। एक वेबसाइट से डेटाबेस, डेटाबेस से दूसरी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन तीसरी एप्लीकेशन, एक डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। तो या तो हमारा डेटा एक्सएमएल के फॉर्मेट में हो सकता है, या तो जेसन के फॉर्मेट में हो सकता है। जेसन भी आपके पास एक ऐसा फॉर्मेट है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाए। तो या तो एपीआई जेसन फॉर्मेट में होगी, या तो यानी जो डेटा हमारे पास आ रहा होगा या तो वो जेसन फॉर्मेट में होगा या तो एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा। यहां तक बात समझ में आई? कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर देखिए, कुछ फेक एपीआई आपको बनी बनाई दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर और गूगल पे देखोगे फेक जेसन एपीआई, ये देखो फेक जेसन एपीआई। तो आपको गूगल कुछ बनी बनाई फेक एपीआई देता है कि आप टेस्टिंग करने के लिए अपने पास यूज कर लो। तो जब आप इस एपीआई को खोलते हो तो यहां पर देखिए इस एपीआई पे काफी सारा डेटा पड़ा हुआ है। अभी कहाँ एपीआई दिखाने से आइए, यहां पर देखिए ये कुछ एपीआई जो 6 कॉमन एपीआई बनी हुई है। तो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम खुद बनाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। हम बनी बनाई एपीआई से डेटा को उठाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखिए इमेजिन इट के कह रहा है एक एपीआई बनी हुई जिसमें कितनी पोस्ट है। क्लिक करो, ये देखो ये किस फॉर्म में डेटा रखा हुआ है। बस ये देखो एक यूआरएल जिसमें डेटा पड़ा हुआ है, ये देखिए। अब इस डेटा को, ये यूआरएल बेसिकली क्या है? यही तो एपीआई है। जो कि अब इस एपीआई से हम क्या करेंगे, इस डेटा को निकालकर अपने एंगुलर की एप्लीकेशन में दिखाने का काम करेंगे। बात समझ में आई? अभी तो हमारे पास ये फेक डेटा पड़ा हुआ है, कल को जो हमारा डेटा आ रहा होगा वो कहां से आ रहा होगा? डेटाबेस से आ रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो व्हाट इज एपीआई? क्या हो सकती है सर? बताइए डेफिनेशन क्या होगी, एक डेफिनेशन बताइए। एपीआई की डेफिनेशन क्या हो सकती है? हाँ, आसान अल्फाज में यूं बोल सकते हैं, दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन का तरीका जो डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। लिख लीजिए डेफिनेशन को। दो सॉफ्टवेयर्स प्रोग्राम के बीच, मैं लिख देता हूं, दो सॉफ्टवेयर, दो या दो से अधिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन का तरीका, कम्युनिकेशन मींस बातचीत का तरीका, जो डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। यही तो बताया मैंने आपको इतनी देर से, ये समझाया। एपीआई क्या है? एक ऐसा ब्रिज जो मल्टीपल एप्लीकेशन को जोड़ता है। हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं। डेटा दो तरीकों से एक्सचेंज किया जा सकता है, दो फॉर्मेट में। कौन कौन से दो फॉर्मेट है? या तो जेसन या तो एक्सएमएल फॉर्मेट के अंदर। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न किस तरीके से फॉर्मेट डेटा यूज किया जाता है? जेसन फॉर्मेट के अंदर। एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, याद रखिएगा। एक्सएमएल एक लैंग्वेज है, जेसन एक लैंग्वेज नहीं है। जेसन बस एक टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है। तो लाइट वेट होता है, इसीलिए डेटा ट्रांसफर फास्ट तरीके से हो सकता है। तो इसीलिए आज के मॉडर्न दौर में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए जेसन का फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट यूज किया जाता है। व्हाट इज एपीआई? दो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन, मैं गलत लिख दिया यहां पर, प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन का तरीका जो डेटा एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, एपीआई कहलाता है। डन इट? तो आज की इस क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक एपीआई के जरिए डेटा को फैच कर कर अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि अब मान लीजिए मुझे इस एपीआई से जो डेटा दिखाना है अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में, वो कई सारे कंपोनेंट्स में दिखाना है। एक जगह दिखाना होता तो मसलन डायरेक्ट कंपोनेंट में काम कर लेते। अब मुझे कहां दिखाना है? बहुत सारे कंपोनेंट्स पे। तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं क्या करूं कि एक बार बनाऊं बार बार इस्तेमाल कर लूं? सर सर्विस का इस्तेमाल करें ना, एंगुलर की सर्विस कब काम आएगी? आप एक बार एंगुलर की सर्विस में ये सारा काम कर लें, तो अब जहां जहां आपको चाहिए होगा वहां वहां आप उस सर्विस का इस्तेमाल कर लेंगे और आपका डेटा इजीली फैच हो जाएगा। क्लियर है?
तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपके पास ये जो डेटा है इस यूआरएल पे, ये किस फॉर्मेट के अंदर है? जेसन। और जेसन में जो डेटा होता है वो बेसिकली आपके पास फॉर्मेट होता है एरे एंड ऑब्जेक्ट, एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर। याद रखिएगा, जेसन में जो डेटा होता है उसकी जो कीज होती है वो किसमें कोड होती है? इन्वर्टेड कॉमास में कोड होती है। जबकि आपके पास जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, आपको लग रहा होगा नहीं तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, जी नहीं। जो आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेसिकली उसकी जो कीज होती है वो किसी कोटेशन में नहीं होती है, जबकि जेसन के अंदर जो कीज होती है वो कोडेड होती है। तो आई होप समझ में आया होगा। सर्विसेज, एंगुलर सर्विस क्या है? वो क्लास जो रीयूजेबल हो, जिसे एक बार बनाए और बार बार रीयूज कर सके अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर। सर्विस का इस्तेमाल करके हम क्या क्या कर सकते हैं सर? एपीआई कॉल लिख सकते हैं, एक ऐसा लॉजिक लिख सकते हैं जिसको बार बार इस्तेमाल कर सके। कंपोनेंट्स के दरमियान कोई डेटा शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। कोई लॉजिक वगैरह अगर हैंडल करनी है तो वो भी हम सर्विस के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली सर्विस क्या है? बस आसान अल्फाज में सर, एक ऐसी क्लास जिसमें कुछ कोड हम लिखें और अगर मुझे वो कोड 100 जगहों पर यूज करना हो तो वो क्लास की हेल्प से, क्योंकि वो रीयूजेबल बन गया तो हम उसको 100 जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज एपीआई सर? सिंपल अल्फाज में, दो सॉफ्टवेयर, दो से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स के बीच कम्युनिकेशन का तरीका, यानी जो दो मल्टीपल सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सके, जो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा को शेयर या एक्सचेंज कर सके, इसको क्या बोलते हैं? एपीआई कहते हैं। बस। जी सर, सवाल है? हाँ, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी इशू तो आ सकता है। मान लीजिए आपने, हाँ, तो अगर आपने दो सॉफ्टवेयर बनाए, इमेजिन दोनों ही कंसोल ऐप है, तो आप माई एसक्यूएल सर्वर यूज कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आपने बनाए तो, अलग अलग लैंग्वेज पे आपने बनाए तो कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी इशू आता है। अब जैसे इमेजिन सी शार्प में विजुअल विजुअल स्टूडियो हम यूज करते हैं, डॉट नेट, वो बहुत ज्यादा कंपैटिबल है एसक्यूएल सर्वर के साथ एज कम्पेयर टू माई एसक्यूएल। कंपैटिबिलिटी की कहीं ना कहीं इश्यूज हैं। वरना सोचने की बात है, आपने थर्ड सेमेस्टर में एसक्यूएल सर्वर क्यों पढ़ा? आप माई एसक्यूएल का इस्तेमाल ऑलरेडी पढ़कर आ चुके थे, तो वो एक बार रिवाइज करके हम उसी के साथ कनेक्ट कर देते। ऐसा नहीं, कनेक्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, मैं करके भी दिखा दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं। हर लैंग्वेज अपने साथ, अपने किसी चीज के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छे तरीके से बनाती है। डन इट। तो आई होप एपीआई भी समझ में आ गई होगी। तो अभी हम जो एपीआई यूज कर रहे हैं, क्या वो हमने बनाई है? नहीं, हम एक फेक एपीआई यूज कर रहे हैं जो कि वेबसाइट पे पड़ी हुई है, घर जाके आप भी उठा सकते हो और आप इजीली उसमें काम कर सकते हो। तो हम इस एपीआई के इस डेटा को निकालकर कहाँ शो कराएंगे? अपने एंगुलर प्रोजेक्ट की कंसोल, अपने कंसोल में शो कराने की कोशिश करेंगे। अगर कंसोल में शो हो गए तो बाद में हम टेबल वगैरह के अंदर भी उसको शो। अच्छा, ऐसा नहीं मैं उसको कंट्रोल है कंट्रोल सी करूंगा, जी नहीं, मैं इस यूआरएल के थ्रू डेटा को निकालूंगा। बेसिकली यही एपीआई है मेरे पास। डन इट। शुरू करूं? ठीक है। फर्स्ट, हम ये काम किसके थ्रू करना जा रहे हैं? जो एपीआई वगैरह किसके थ्रू? एंगुलर सर्विस के अकॉर्डिंग। तो सर, सवाल ये है कि आपका बाय डिफॉल्ट रूट कंपोनेंट कौन सा है? ऐप। तो आपके पास कहीं सर्विस तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, तो आप यहां पर सर्विस कैसे बनाएंगे? सोचने की बात है ना सर, आप सर्विस कैसे यूज करेंगे? तो सर्विस को बनाना बड़ा ही आसान है, आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। जैसे कंपोनेंट को बनाते हैं ऐसी सर्विस को भी बनाते हैं। एनजी, एनजी मींस एंगुलर, जी फॉर जनरेट कर दो। जनरेट क्या कर दो? सर्विस को। एंगुलर भैया जनरेट कर दो क्या? सर्विस को। अच्छा, मैं चाहूंगा, मैं पता क्या चाहूंगा कि देखो, मेरे कंपोनेंट्स और मेरी सर्विसेज की फाइल आपस में, या कोई इसकी ऐप की फाइल आपस में मिक्सअप ना हो जाए। तो मैं चाहूंगा ना एक फोल्डर बना के ही काम करूं। अच्छा, फोल्डर किस नाम से हो? अगर सर्विसेज के नाम से हो तो ज्यादा बेहतर होगा, कम से कम देखने वाले को समझ में आएगा इसने जितनी भी सर्विस रखी है कहाँ रखी हुई है, सर्विसेज की फोल्डर में रखी हुई। तो मैंने क्या बोला, एंगुलर भैया जनरेट कर दो क्या? सर्विस को। लेकिन एक काम करो, पहले सर्विसेज का फोल्डर बना लेना और उस फोल्डर के अंदर क्या कर लेना? बताओ, शाबाश, क्या कर लेना एंगुलर भैया? सबसे पहले क्या करो एंगुलर? बताओ ना क्या करूं? एंगुलर भैया जनरेट करो सर्विस, एक फोल्डर बनाओ किसके नाम से? और मेरी सर्विस, अब चूंकि हम यूआरएल, अच्छा अब किस नाम से क्लास बनाना चाहते हो? मैंने कहा भाई किसी भी नाम से बना दो, यूजर सर्विस के नाम से बना दो, चलो ठीक है। डन है। एंगुलर भैया जनरेट कर दो सर्विस को, सर्विस का फोल्डर बनाओ और उसके अंदर किस नाम से फाइल बनाओ? एंटर किया? एंटर किया? सर ये देखिए कितनी फाइल बनी सर्विसेज की। वैसे तो एक बननी चाहिए थी, दूसरी फाइल किस काम की है? अगर आपने इस स्पेसिफिक सर्विस की कोई टेस्टिंग करनी है, spec डॉट टीएस की फाइल किस लिए होती है? टेस्टिंग के लिए। तो अगर आपने सर्विस की टेस्टिंग करनी है तो आप कर लो, हमारे फिलहाल किसी काम की। अच्छा, ये देखो फोल्डर बन गया सेपरेट सा। ये कहां बना? रूट कंपोनेंट के अंदर बना है सर, ये देख लीजिए अंदर बना है। तो ये हमारी सर्विसेज आ गई, और ये देखिए ये रही हमारी
टीएस की फाइल यानी हमारी क्लास, मैंने क्या बोला था, ये क्या होती है, क्या होती है भाई ये, एक क्लास होती है, देखो सामने दिख रही, क्लियर हो गया, कोई सवाल, यहां तक कोई इशू। सर आपकी सर्विस आपने बना ली, अब चूंकि हम एक एपीआई के थ्रू डेटा उठा रहे हैं, तो यहां पर हम एचटीटीपी सर्विस के थ्रू डेटा उठा रहे हैं। तो अगर आप एचटीटीपी थ्रू के सर्विस के थ्रू अगर आप डेटा उठा रहे हैं, तो आपको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है एंगुलर का, वो है एचटीटीपी क्लाइंट। एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल आपको अपने पास यूज करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे आप, यहां पर आ जाइए इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतना देख के कोड शायद हैरान कुन परेशान नहीं हो जाना भाई। हमने बस कुछ चीजें देखनी है कि हमने इस एचटीटीपी क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से इस्तेमाल करना है, बस हमने यही देखना है, इसमें सारा काम हमें नहीं देखना भाई। कहां इंपोर्ट करेंगे एचटीटीपी क्लाइंट को, ये एक अच्छा सवाल है। तो गूगल से पूछते हैं, अगर यहां पर नहीं मिला एचटीटीपी क्लाइंट इन एंगुलर, तो ये रहा हमारे पास कि आपने ये इंपोर्ट करना है, ये मॉड्यूल, ये देखिए एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को आपने ऐसे डालना है। सवाल सॉरी, हमने बेसिकली जो मॉड्यूल डालना है वो है प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट। इस मॉड्यूल को अगर आप डालेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एचटीटीपी क्लाइंट को यूज कर सकते हैं। तो अब ये कहां डालना है इस फाइल को, इसमें जो काम हुआ है वो कहां करना है, गौर से देखो ये कहां लिखा हुआ था, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन ऐप कंपोनेंट, तुम्हें याद है ये लाइन कहां लिखी हुई थी, हाँ, टाइप स्क्रिप्ट कहां, यहां पर देखो कहां है, बताओ कहां है, कुछ दिखा, क्या दिखा, बूटस्ट्रैप एप्लीकेशन, दिस वन, यानी मेन डॉट टीएस की फाइल, जहां से आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू करती है। आपने क्या बोला, जैसी मेरी एप्लीकेशन चलना शुरू करे वहीं पर ही मेरे पास कौन सा मॉड्यूल शामिल हो जाए, एचटीटीपी क्लाइंट, ताकि मैं एचटीटीपी से आने वाली रिक्वेस्ट को अपने पास इजीली हैंडल कर सकूं या मैनेज कर सकूं। तो यहां पर हमने पास कर देना है कुछ ये वाला कोड, ये देखिए ये रहा। तो यहां पर आए, और यहां पर आने के बाद हमने इसके अंदर पास करना है प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट को। अगर इसको हटा दें और यहाँ पर ये लिखें, नहीं, यहाँ पर कैसे यूज होगा ये मॉड्यूल, प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, यहाँ लिखा हुआ होगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा होना चाहिए यार, ये रहा, कह रहा अपनी ऐप डॉट कॉन, अच्छा इसमें नहीं काम करना, वो कह रहा इसमें नहीं है, एक फाइल है ऐप डॉट, ये रही, ये देखिए ये रही, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस लिखा हुआ, अभी तो सॉरी मैंने मिस कर दिया, ये देखिए लिखा हुआ एचटीटीपी क्लाइंट तब मिलेगा आपको जब कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे, इस हेल्पर फंक्शन को जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आप एचटीटीपी क्लाइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कह रहा है ये काम कहां करना है आपने, ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट, यानी अपनी एप्लीकेशन की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो आपने कौन सी फाइल में करनी है, देखिए मैं डॉक्यूमेंटेशन से ही आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आने के बाद वो सिंपल कह रहा है प्रोवाइडर्स, ऑलरेडी प्रोवाइडर्स मौजूद है, बस हमने इसमें क्या पास करना है, ये वाला हेल्पर फंक्शन पास कर देना है, कॉमा किया, पेस्ट करते, अभी एरर दे रहा है, क्या करूं, क्योंकि इसका नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं है, माउस रखो, क्विक फिक्स करो, ये आ रहा है, सिंपल आपने इंपोर्ट किया, देखो इंपोर्ट हो गया, ये देखिए डन इट। फाइल को सेव करना है और आप अब एचटीटीपी क्लाइंट को अपने पास इस्तेमाल, याद रखिएगा, जब भी कभी आप एचटीटीपी सर्विस को यूज करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी इस हेल्पर फंक्शन को, यानी एचटीटीपी क्लाइंट हेल्पर फंक्शन को आपने अपनी ऐप डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस के अंदर कॉल करना पड़ेगा, वरना आप एचटीटीपी सर्विस यूज नहीं कर सकते। डन इट। तो मैंने इसको कर दिया बंद, देखिए इसने भी मुझे ये बताया, मैंने बिल्कुल उसी को फॉलो किया और मेरा काम हो गया। अब मैंने कर दिया बंद, ये मेरे पास बंद हो चुका है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मेरी सर्विस बन चुकी है, अब इस सर्विस के अंदर आता हूं, ये रही मेरी सर्विस। अब इस सर्विस से मैं क्या करवाना चाहता हूं, बताओ शाबाश, क्या करना चाहता हूं, उस एपीआई के थ्रू डेटा फैच करना, बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त, कैसे करूं, स्टार्ट कैसे करूं, बताइए शाबाश, आप कर लोगे मुझे पता है, हाँ। सबसे पहले तो सर मैं चाहता हूं, सुनिए कि इस क्लास में मैं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं
जो जब कोई इस क्लास को अपने पास इस्तेमाल करे तभी वो एक्सेसिबल हो, बाकी कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। तो क्या करूं? एक्सेस मॉडिफायर पढ़े थे सी शार्प में आपने, क्या लगाऊं उसके साथ? एक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर जो सिर्फ इसी क्लास के हद तक एक्सेसिबल हो, बाकी कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। दोबारा सुनिएगा, हमने एक ऐसा एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा था कि अगर हम जिसको सिर्फ उसी क्लास में अगर कॉल करें तो वो सिर्फ वही क्लास यूज कर सकती है उस चीज को, बाकी कोई और यूज नहीं कर सकता। प्राइवेट, अगर हम किसी मेंबर को प्राइवेट बना दें तो वो सिर्फ उसी क्लास के लिए एक्सेसिबल है, बाकी कोई और उसको यूज। तो मैं चाहता हूं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो सिर्फ यही क्लास यूज करे, बाकी कोई और यूज। तो क्या करूं? क्या बना दूं भाई? प्राइवेट बना दूं। प्राइवेट बना दूं, क्या बना दूं? एक वेरिएबल जिसका नाम क्या है? एपीआई यूआरएल। मैं इसको प्राइवेट क्यों रख रहा हूं, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता सकता है? सर ताकि कोई और क्लास मेरी इस एपीआई को ना जान सके कि इसमें कौन सी एपीआई पास की गई है। दैट्स वाई मैंने वेरिएबल को क्या बना दिया? प्राइवेट बना। अब मेरी एपीआई का यूआरएल क्या था? सर ये लिखा हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डन इट। अब मैंने अपनी एपीआई को एक वेरिएबल में पास कर दिया जो कि सर्विस के अंदर सारा काम कर रहा हूं। इसके बाद अब मैं क्या चाहूंगा, जैसे ही मेरी सर्विस कॉल हो, ऑटोमेटिक जैसी सर्विस रन हो, ऑटोमेटिक एचटीटीपी क्लाइंट इसके अंदर शामिल हो जाए ताकि हम एचटीटीपी सर्विस का इस्तेमाल कर सकें। तो मैंने आपको बताया था हमारे पास एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो कॉल होती है अपने आप खुद ब खुद इटसेल्फ, जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते ही वो खुद ही कॉल हो जाता है। क्या था वो? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा स्पेशल फंक्शन या मेथड जो ऑब्जेक्ट बनते ही खुद से। तो मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर बना, तो मैंने कहा कंस्ट्रक्टर बना, तो ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना के छोड़ दिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि मेरे इस कंस्ट्रक्टर में क्या हो, कौन सा मॉड्यूल, कौन सा माउस रखो, ये वाला, ये देखिए। हमने एक हेल्पर फंक्शन यूज किया जिसके लिए हम क्या यूज करना चाहते हैं? एचटीटीपी क्लाइंट को। क्या करना चाहते हैं? एचटीटीपी क्लाइंट को। अगर आप कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप सर्विस में क्या यूज करेंगे? एचटीटीपी क्लाइंट का मॉड्यूल यूज करेंगे। तो सर हाउ टू यूज इट? अब मैं चाहता हूं क्या कि जैसे ही मेरा कंस्ट्रक्टर, जैसे ही मेरी सर्विस एग्जीक्यूट हो तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल जाएगा। जैसे ही चले तो मैं क्या चाहता हूं? एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल शामिल हो जाए इसके अंदर। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं इस एचटीटीपी क्लाइंट का जो सिर्फ यही क्लास यूज कर सके, बाकी कोई और यूज ना कर सके। तो क्या करूं? मैंने कहा प्राइवेट, और मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया, प्राइवेट की स्पेलिंग गलत है क्या? नहीं, एचटीटीपी रख दिया। अब ये किस टाइप का होगा वेरिएबल? ये एचटीटीपी क्लाइंट टाइप का होगा। तो मैंने यहां पर पास कर दिया एचटीटीपी क्लाइंट। ये देखो, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंटर मारा, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो गया। अब जैसे ही मेरा सर्विस क्लास एग्जीक्यूट होगी, एचटीटीपी क्लाइंट एग्जीक्यूट होगी, किसमें आ जाएगा? अब इस वेरिएबल के थ्रू मैं इस एचटीटीपी क्लाइंट की सर्विस को यूज इसी क्लास में, इसके बाहर वाली क्लासेस में यूज क्यों नहीं कर सकता भाई मैं? क्योंकि ब्रा शाबाश, जबरदस्त, ये कंस्ट्रक्टर मेरा रेडी हो गया। इस वेरिएबल में क्या आ रहा है? अब मैं एचटीटीपी सर्विस के थ्रू इस पे रिक्वेस्ट मार सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पर मैं आया, अब मैं क्या करूंगा सर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहता हूं एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, एक ऐसा फंक्शन जो कि जब भी कोई इसको कॉल करे तो वो इस एपीआई से आने वाले डेटा को रिसीव कर सके। क्या बनाए? गेट यूजर डेटा के नाम से बना लो, कुछ भी बना लो, गेट यूजर डेटा बना लिया भाई। अब ये फंक्शन किस टाइप का बनाऊंगा? तो मैं यहां पर बनाऊंगा फंक्शन ऑब्जर्वेबल टाइप का। अब ये तुम कहोगे ये क्या चीज लिख रहे हैं सर, ये ऑब्जर्व ये अब ये ऑब्जर्वेबल क्या है? ऑब्जर्वेबल, आइए पढ़ते हैं, मेरी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। ऑब्जर्वेबल क्या होता है? ऑब्जर्वेबल एक ऐसी डेटा स्ट्रीम। अच्छा, अब डेटा स्ट्रीम क्या होता है, फंस जाओगे। डेटा स्ट्रीम का मतलब होता है एक चीज जो कॉन्टिन्यूसली चल रही हो। इमेजिन करो मैं 100 व्हाट्सएप पे मैसेज एक साथ भेजूं तो क्या होगा? तो मैं व्हाट्सएप पे 100 मैसेज एक साथ भेजता हूं, क्या होगा? एक साथ सारे रिसीव हो जाएंगे, नहीं क्या होगा? कॉन्टिन्यूस फ्लो हो रहा है ना, एक 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 करके फ्लो हो रहा है, इसी को डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। चलो पानी की मोटर खोलता हूं, क्या होगा? डेटा फ्लो करेगा, डेटा स्ट्रीम कैसे? कंटिन्यूसली फ्लो करेगा। आगे पानी आगे गया, पीछे पानी उसके चलता हुआ आ रहा है, देख रहे हो आप? तो कंटिन्यूसली किसी चीज को फ्लो कर रहे हो ना, तो उसे डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। एक चीज जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हो, देखो यहां लिखा हुआ है डेटा स्ट्रीम, डेटा एक एक करके फ्लो में आना। रियल लाइफ, यूट्यूब लाइव जैसे एग्जांपल, वीडियो एक बार में नहीं आती, कंटिन्यूसली स्ट्रीम होती है। और व्हाट्सएप मैसेज
एक एक करके आते हैं, ट्रेन स्टेशन ट्रेन एक एक करके आती हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, डेटा स्ट्रीम में आ रहा है। यानी कंटिन्यूअसली एक फ्लो में बहने को या एक फ्लो में रहने को क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहां पर ऑब्जर्वेबल क्या कर रहा है, कह रहा है एक ऐसा डेटा स्ट्रीम है जिसमें डेटा कंटिन्यूअसली या फ्यूचर में किसी भी टाइम आ सकता है। अब मुझे क्या पता, सुनो ना, अब इस एपीआई से डेटा आ रहा है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, सारे एक साथ आ जाए, कॉन्टिन्यूअसली एक 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 करके डेटा। नहीं समझे, कल को इस एपीआई में नया डेटा आएगा तो वो कॉन्टिन्यूअसली एक एक करके डेटा को फैच करता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जर्वेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रीम है जिसमें डेटा कंटिन्यूअसली या फ्यूचर में किसी भी टाइम, सिंपल वर्ड, डेटा की पाइप जिसमें डेटा फ्लो करता रहता है। एक ऐसी पाइप जिसमें डेटा, इमेजिन इट, सुनिएगा, तुमने वो देखा पानी वाली मोटर, या वो छोड़ो, पंप देखा, पंप। अब पंप के अंदर पानी होता है, ऐसी ऐसी है। जैसे तुम उसको टैप करते हो, पानी लीक हो जाता है। तो जो पंप है ना, वो बेसिकली ऑब्जर्वेबल है, और उसमें डेटा पहले से पड़ा हुआ है, जैसे तुमने टैप किया वो डेटा पानी आ गया। तो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रीम जो कंटिन्यूअसली डेटा को या फ्यूचर में किसी भी टाइम डेटा को ला सकता है या ले जा सकता है, थोड़ा ले जा नहीं सकता, ला सकता है। तो डेटा इसमें स्ट्रीम में रहता है, यानी कंटिन्यूअसली फ्लो के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि इस फंक्शन की जो टाइप होगी वो क्या होगी, क्योंकि कंटिन्यू हो सकता है, कंटिन्यूअसली डेटा आता रहेगा ना इस फंक्शन के थ्रू, इस एपीआई से। अब चूंकि एपीआई में किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, दैट्स व्हाई वी यूज एनी। ये एक जेनेरिक टाइप है। जेनेरिक तो पता होगा, जेनेरिक क्लास का मतलब तो पता होगा, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं सी शार्प के अंदर, जिसमें आप किसी भी टाइप का डेटा बाद में स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने किस टाइप का डेटा स्टोर किया, शाबाश, मैंने एक फंक्शन बनाया किसके नाम से सर, शाबाश बताओ किसके नाम से, गेट यूजर डेटा के नाम से। ये फंक्शन किस टाइप का है, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल बेसिकली क्या है, इस फंक्शन में जो डेटा एपीआई से आ रहा होगा वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता हुआ आ रहा होगा। अब मैंने जो डेटा मुझे रिसीव होगा, मुझे क्या पता किस टाइप का डेटा हो सकता है, तो मैंने क्या कर दी, टाइप, शाबाश। उसके बाद मैंने ये फंक्शन की बॉडी बना दी, डन इट। अब हमने क्या करना है, इस एपीआई से डेटा निकालना है। तो ये फंक्शन रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है। अब हमने डेटा किससे उठाना है, एचटीटीपी क्लाइंट, क्योंकि एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इस एचटीटीपी से इस पे रिक्वेस्ट मारेंगे ना। तो ये क्या है, बेसिकली वेरिएबल जिसमें क्या एचटीटीपी क्लाइंट स्टोर हो रहा है। तो अब एंगुलर में जब किसी वेरिएबल से डेटा, वेरिएबल को कॉल करना होता है तो कैसे करते हैं, किसी फंक्शन के अंदर कॉल करना हो और वेरिएबल बाहर पढ़ो तो कैसे कॉल करते हैं, दिस करके, दिस डॉट, वेरिएबल का नाम क्या है, एचटीटीपी। मैंने कहा ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, दिस डॉट एचटीटीपी डॉट गेट करो, डेटा उठा लो, क्या करो, गेट करो, किस तरह का डेटा उठा लो, एनी, क्योंकि किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है भाई, डेटा को क्या करो, उठा लो। यहां तक समझ में आया, डन इट। ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट से गेट करेगा। अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट मुझे क्या पता कौन सी, कहां है रिक्वेस्ट, कहां पड़ी हुई एचटीटीपी रिक्वेस्ट, किस वेरिएबल में पड़ी हुई है, शाबाश, ये लो, डन इट, हो गया। यहां तक समझ में आया। अभी एरर दे रहा है एपीआई यूआरएल, क्यों, क्योंकि उसको एपीआई यूआरएल मिल नहीं रहा, तो वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं, शाबाश, दिस डॉट, ये लो, हो गया। दोबारा सुनिएगा, अब कभी भी कोई बंदा जब इस सर्विस को यूज करेगा, मैं तुम्हें ओवरफ्लो बता रहा हूं पूरा, तो वो इस मेथड को कॉल करेगा। जैसे इसको कॉल करेगा, ऑब्जर्वेबल कॉल होगा। ये क्या करता है, डेटा को स्ट्रीम यानी कंटिन्यूअसली डेटा को चेक करता रहता है, आता रहता है, इसके बाद आता है, अपने पास होल्ड करके रखता है। जैसे कोई इसे मांगेगा डेटा दे देगा ये उसको, ठीक है। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एचटीटीपी सर्विस का इस्तेमाल करते हुए गेट करेगा, डेटा को उठाएगा। गेट मींस अगर भेजना हो तो, डेटा उठाने के लिए क्या करते हैं, कौन सी मेथड यूज करते हैं, गेट, और भेजने के लिए पोस्ट। दो मेथड होते हैं ना, डेटा उठाना हो तो गेट, डेटा भेजना हो तो पोस्ट। तो हमने डेटा क्या करना, उठाना। अब मुझे क्या पता किस टाइप का डेटा आएगा भाई, तो मैंने क्या लिख दिया, अब ये पूछ रहा है कि वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट बताओ जिससे डेटा उठाना है, तो हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट किसमें सेव थी, हमने उसमें पास करी, बस इतना सा कोड है, डन। सर्विस बनके तैयार हो गई। कितनों का सवाल इस सर्विस के अंदर, मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर इस सर्विस को लेके आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए जी। इस सर्विस को लेके अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ लीजिए। कोई सवाल है बेटा, नहीं, बंद कर दूं, सर्विस बन गई, बंद कर दी। अब ऐसी क्लास जिसको हम बार बार रीयूज कर सके, तो एक क्लास बन गई है। अब हम जितने कंपोनेंट्स में चाहेंगे रीयूज कर सकते हैं,
चलो आओ एक कंपोनेंट में यूज करके देखते हैं। किस में यूज करें बाय डिफॉल्ट? ऐप में यूज करें। तो ऐप की किस फाइल में आ जाते हैं? लॉजिक वाली फाइल, यानी टीएस की फाइल। इसमें आ गए, आ गए। अब मैं क्या चाहूंगा, जैसे ही मेरा कंपोनेंट ऐप रन हो, ऑटोमेटिक क्या हो जाए, वो सर्विस इसके अंदर इंजेक्ट हो जाए, वो सर्विस इसके अंदर। तो ऑटोमेटिक सर्विस कॉल हो जाए, तो किसमें कॉल करूं? एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिक खुद ही कॉल हो जाता है, क्या था? अच्छा, शाबाश, कंस्ट्रक्टर बना लिया, बना दिया। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमें क्या कॉल करवाना है? सर्विस को। तो अच्छा, मैं चाहता हूं एक ऐसा वेरिएबल बनाओ सर्विस का जो सिर्फ इसी क्लास में यूज हो, बाकी कोई और यूज ना कर सके। यूजर सर्विस, यूजर सर्विस, करेक्ट। अब सर्विस कहां से आ रही है? क्लास नहीं, सर्विस का नाम क्या रखा था आपने? सर्विस का नाम देख लो ना भाई, ये रहा, क्या नाम रखा था? अच्छा, सेम नाम हो जाएगा भाई, तो क्या रखूं उसका नाम? हाँ, एस लगा दे, यूजर सर्विसेज। डन इट। अब इसकी क्लास का नाम, और नाम क्या था? यूजर सर्विस। ये रही, इंपोर्ट कर लूं, ऑटोमेटिक इंटर करूंगा, इंपोर्ट भी खुद ही हो जाएगा, ऊपर देखो। जैसे ही ऐप कंपोनेंट रन हो, इस सर्विस को उठा के इंजेक्ट किसमें कर देना। अब मेरे पास इस वेरिएबल में सर्विस आ चुकी है, हाँ या ना? गुड। अब एंगुलर का एक लाइफ साइकिल हुक है। जैसे ही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है वो खुद ब खुद चलता है। जैसे ही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है वो खुद ब खुद चलता है, उसका नाम है एनजी ऑन इनिट। जैसे कंस्ट्रक्टर होता है ना, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक खुद ही चल जाता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनजी ऑन इनिट, ये एक लाइफ साइकिल हुक है। क्या है? मैं इसके बारे में अगर आपको बताना चाहूं, एनजी ऑन इनिट यहां पर लिखते हैं, देखिए। एनजी ऑन इनिट एक लाइफ साइकिल हो के एंगुलर, ये हम तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं एंगुलर हैज इनिशियलाइज ऑल डेटा बाउंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपोनेंट। जैसे ही हमारा कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो, तो ऑटोमेटिक हमें कॉल करने की जरूरत ना पड़े, ये वाला जो हो के वो खुद खुद ब खुद चल जाता है। बात समझ में आई? यानी जैसे ही आपका कंपोनेंट एग्जीक्यूट होगा, आपका ये वाला जो हुक्स है, ये खुद ब खुद कॉल हो जाए। जैसे कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, ऐसे ये खुद भी कॉल हो जाए। डन इट। अब हमने क्या बोला, इसके अंदर हमने सर्विस से डेटा निकाल के कंसोल में शो करा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारी सर्विस किस में स्टोर है सर? तो किसी भी वेरिएबल को यूज करना तो कैसे करते हैं? दिस डॉट यूजर सर्विसेज में आ जाओ, आ गए। अब डेटा निकाल ले हो ना, अब क्या करूं दिस सर्विस में आने के बाद? अब आपने सर्विस में एक फंक्शन बनाया था, याद नहीं है आपको? डेटा रिकॉर्ड क्या था ना, क्या नाम था? सर ये देखते रहो, क्या नाम था? इसी में डेटा आ रहा है ना। क्या लिखूंगा? डॉट गेट यूजर डेटा, उठा लिया। मेरी सर्विस में जाओ, क्या करो, क्या करो भाई? डेटा को उठा लो। अब यहां पर हमने एक चीज यूज की थी, जो ये देखो, ये अजीब सी चीज थी, क्या थी? ऑब्जर्वेबल। ये क्या कर रहा था? डेटा को ऑब्जर्व कर रहा था और एक तरह के कंटिन्यूसली डेटा को फ्लो में रख रहा था, यानी डेटा उसके पास था, तुम जब मांगोगे तुम्हें डेटा दे देगा, क्योंकि इसके पास मौजूद है। तो यहां पर डेटा को निकालने के लिए, जैसे ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्व करता है, ऐसे ही यहां पर एक होता है सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर ऑब्जर्वेबल के डेटा को लिसन करता है। डेटा को लाने का काम कौन कर रहा है, और उसको सुनने का काम कौन कर रहा है? तो अब यहां पर ऑब्जर्व कर चुका, अब यहां पर हमने क्या करना है, डेटा को लिसन करना है। तो हमने क्या यूज किया? डॉट सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब। डन इट। दिस सर्विस में जाओ, इस वाले फंक्शन में जो कुछ आ रहा है उसको उठाओ और डेटा को लिसन करो, सुनो। अब सब्सक्राइबर हमें दो तीन चीजें देता है भाई। अगर पास हो गया, डेटा मिल गया तो कंप्लीटेड, नहीं मिला तो एरर, तो हमें ये भी चीजें तो बताएगा। तो अगर डेटा मिल जाए, डेटा मिल जाए, तो ये हमें नेक्स्ट का मेथड देता है। क्या देता है? नेक्स्ट। इसके अंदर आपने बनाना है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बना के पास करना है। कर दिया। नंबर वन, यहां पर देखो नेक्स्ट, ये देखो खुद ही आ रहा है। अगर सब्सक्राइब करते हुए तुमने डेटा लिसन कर लिया, तुम्हें डेटा क्या मिल गया? डेटा मिल गया। क्या हुआ? तो तुम्हें डेटा मिल जाए तो तुम क्या करना? नेक्स्ट भैया, क्या कर देना? ये मैंने सिंपल यहां पर फंक्शन बना दिया सर, सॉरी गलत बना दिया। नेक्स्ट, आगे क्या करना? इसके जो भी डेटा आया हो वो किसमें डाल देना? इस पैरामीटर डेटा के अंदर। उसके बाद मैंने सिंपल आगे फेट एरो फंक्शन बनाया, और यहां पर मैंने क्या लिखा? जो भी डेटा आ रहा है उसको कंसोल में यानी लॉग में प्रिंट कर देना। सारा डेटा भी किसमें पड़ा हुआ होगा? देखो, इस सर्विस में जाओ, इस वाले फंक्शन को कॉल करो, सब्सक्राइब करते रहो, उस डेटा को लिसन करेगा। लिसन के बहुत सारे अपने ये देखो क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, नेक्स्ट, एरर और कंप्लीट। अगर मिल जाए डेटा तो नेक्स्ट, आगे बढ़ जाना, उस डेटा को जाके इसमें डाल देना, डेटा के अंदर। अब सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है?
तो मैंने क्या बोला, डेटा को प्रिंट कर दो, यहां मैंने डेटा को प्रिंट कर दिया, डन इट। ये तो नेक्स्ट, अगर भाई हो सकता है डेटा ना मिले, फिर एपीआई गलत हो तो फिर एरर भी तो आए, तो यहां पर देखो एरर का था। बात समझ में आ रही, कोई मुश्किल है? मुश्किल है आसान है? आसान है, आगे बढ़ू। ये देखो, अगर एरर आए तो इसको एक, ये पैरामीटर किसी भी नाम से बना सकती हो। किसके नाम से बनाऊं? जो भी एरर आए वो उस पैरामीटर में डाल देना। क्या बनाऊं, किस नाम से बनाऊं? ईआरआर के नाम से बनाऊं। ठीक है। जो भी एरर आए वो तुम इसमें डाल देना, और इस एरर को लॉग में दिखा देना, ईआरआर को, डन इट। अगर डेटा मिल जाए तो नेक्स्ट डेटा को निकालकर लॉग में प्रिंट कर देना, अगर एरर मिले तो एरर को निकालकर कंसोल में प्रिंट कर देना। लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए तो क्या करना? कंप्लीट में क्या करें सर? बस सिंपल, कंप्लीट में क्या दिखाना है तुम्हें? कंप्लीट में सर कुछ भी नहीं दिखाना, मैं चाहता हूं जब कंप्लीट हो जाए तो सिंपल यहां पर क्या जाए कि डेटा फैच कंप्लीटेड। डेटा फैच हो चुका है, ये लो सर, डेटा फैच हो गया है, डेटा फैच हो गया है। बस जब कंप्लीट हो जाए, यदि पूरा डेटा उठा लो तो क्या मैसेज दिखा देना, डेटा फैच हो गया। ये एरर दे रहा है यहां पर। अच्छा, मैंने वो नहीं बनाया, एरो, फैट एरो फंक्शन नहीं बनाया। ये देखो, दोबारा सुनिएगा, हमने एक हुक को कॉल किया जो कि कंपोनेंट एग्जीक्यूट होते ही कॉल हो जाएगा। आगे बढ़े, इसके अंदर हमने क्या, जैसी कंस्ट्रक्टर रन हो, जैसी कंपोनेंट रन हो, तुम्हें सर्विस में जाना, इस वाले फंक्शन को उठाना, उठाकर क्या कर देना, डेटा को लिसन करना। अब तुम सुन रहे हो, डेटा लिसन हो रहा है, अगर डेटा मिल जाए नेक्स्ट तो उठाकर किसमें डाल देना, पैरामीटर, और कंसोल में प्रिंट करा देना। अगर कोई एरर आया तो एरर इसमें दिखा देना। और अगर सब कुछ पूरा डेटा परमानेंट तरीके से मिल गया, सारा डेटा फैच हो गया, तो कंसोल में क्या मैसेज प्रिंट कर देना, दैट्स इट, डन इट। आओ एनजी सर्व करते हैं। अभी हमने एचटीएमएल प्रिंट नहीं करा, हमने कहां प्रिंट करवाया है, कंसोल के अंदर। पता चल जाए डेटा आ भी रहा है या नहीं यार, गुड। चला के देखते हैं, कंट्रोल इस पे क्लिक किया, ये देखिए रन हुआ। अब कहां देखूं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये आगे कंसोल, ये लो भाई, डेटा फैच हो गया, पूरा एपीआई से डेटा हमने उठा लिया। अब बताओ क्या करूं? हाँ, समझ में आया? यहां तक मुश्किल है? दोबारा कोड को देखिए, कोई सवाल है इसमें तो पूछिए, बताओ। बताओ, शाबाश, मैं एचटीएमएल में करके दिखाता हूं। ये समझ में आ गया? हाँ, करूं आगे? अभी हमने डेटा कहां प्रिंट करवाया सर, लो, हाँ कंसोल में, शाबाश। तो अच्छा, यहां से जो डेटा आ रहा है किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये सर, लेकिन है क्या, बेसिकली एरे के अंदर स्टोर है ना। तो अब मैं चाहूंगा मेरे पास एक ऐसा वेरिएबल हो जिसमें मैं एरे में डेटा को स्टोर कर सकूं। क्या करूं, डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, या यूजर डेटा, यूजर डेटा, डन इट। इसकी टाइप पे रख दूं एनी, क्योंकि किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, एनी क्या, एरे हो ना, एक एरे में डेटा स्टोर हो, तो हमने क्या, एक क्या हो, एरे हो। और बाइट को हमने क्या पास कर दिया, खाली एरे। अभी एरे क्या है, ये क्या है, बेसिकली वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल की टाइप। बताया, टाइप स्क्रिप्ट में टाइप सेफ्टी है, आपको डेटा टाइप बतानी पड़ती है, तो मैंने कौन सी टाइप यूज करी, एनी। क्या है, एनी टाइप का एरे, किसी भी टाइप का एरे हो सकता है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दी, खाली है। अब हमारा जो भी डेटा आ रहा है वो हमने किसमें डालना है, शाबाश, डन इट। बड़ा आसान है, कंसोल, कंसोल में भी शो कराऊंगा और टेबल में भी, देखो कितना आसान है। अब हमने किसमें डालना है, इस वेरिएबल में। तो दिस डॉट यूजर डेटा इक्वल्स टू, सारा डेटा किसमें बड़ा हुआ था, सारा डेटा किसमें बड़ा हुआ है, डेटा। तो डेटा से डेटा निकाल के किसमें डाल दो, यूजर डेटा वेरिएबल में आ गया। अब जो भी डेटा आएगा किसमें आगे सेव हो जाएगा, डन। अब हम इसको एचटीएमएल में प्रिंट करवाते हैं, कितना आसान है ये देखो। अब मैंने सारा कोड हटाया, सिंपल एचटीएमएल का टेबल चाहिए मुझे, टेबल बना दो, उसके अंदर जाओ, टेबल के अंदर जाओ, एक टी हेड बना दो, टी हेड के अंदर जाओ, एक टी आर बना दो, टी आर के अंदर जाओ, और टी एच, टेबल हेडिंग, कितनी हेडिंग है यार इसमें, जरा देखो, एक दो तीन चार, यूजर आईडी, आईडी, टाइटल और बॉडी। तो टी एच मल्टीप्लाई में 4 आईडी बना दो, यहां पर नाम लिखूंगा,
यूजर आईडी यहां आ जाएगी, यहां पर हम क्या शो कराएंगे, आईडी, यहां पर हम शो कराएंगे टाइटल, और यहां पर हम शो कराएंगे बॉडी। डन। ये टेबल की हेडिंग्स हो गई, देखो यही आ रहा होगा यूआई पे भी, ये देख लो आ गया प्रोजेक्ट, ये रहा आ गया। किसी पर भी टाइटल आया ऊपर लिखा हुआ, तो टेबल को पूरा स्क्रीन पे फैला दो, वेट कर दो 100%, 100%। और एक काम करो, सेल स्पेसिंग खत्म कर दो, 0 कर दो। कैसा लग रहा है जरा दिखाओ, हाँ ठीक है। बॉर्डर लगा दो अच्छे से, बॉर्डर कर दो बन के, ठीक है गुड, अच्छा लग रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ इसका कलर येलो हो जाए, तो भाई टी हेड में आया और मैंने क्या बोला, बीजी कलर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, इसका कलर क्या कर दो, येलो कर दो। सिंपल एचटीएमएल सीएसएस लगा रहा हूँ भाई। अब टी बॉडी में सारा डेटा शो करा दो, टी बॉडी, ये होगा टी आर, रॉ के अंदर टी डी मल्टीप्लाई में 4 कॉलम का डेटा आएगा। अब चूंकि डेटा बहुत ज्यादा है, एक काम को बार बार दोहराने क्या चलाते हो, लूप। तो यहां पर लूप तो चलते नहीं, कौन से डायरेक्टिव चलते हैं, लूप था एक डायरेक्टिव में, क्या नाम था उस डायरेक्टिव का, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को यूज करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, कॉमन मॉड्यूल। ये डाल दिया कॉमन मॉड्यूल, डाल दिया। अब आ जाओ इधर, सारा अब रॉ से डेटा को प्रिंट करना है, क्योंकि रॉ बार बार बनेगी। एनजी फॉर स्टैटिक, एनजी फॉर, ये आ गया। लेट एक वेरिएबल बना दो जिसमें नाम होगा माई डेटा, क्या कर दो, माई डेटा के नाम से वेरिएबल बना दो। उसके बाद आसान है, बताओ, ऑफ, सारा डेटा कहां से आ रहा है, शाबाश, किसमें से, मेरा यूजर डेटा में। जो भी डेटा आ रहा है वो किसमें डाल दो, माई डेटा। अब वेरिएबल में प्रिंट करने के लिए डबल कर्ली ब्रेसिस, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, माई डेटा में। माई डेटा में जाओ डॉट, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, माई डेटा में जाओ डॉट, क्या उठा लो, यूजर आईडी उठा लो, ठीक है गुड। देखो आई नहीं आई, आ गई, सेम। अब क्या उठा लो, आईडी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। यहां पर आईडी ले आओ, यहां पर टाइटल ले आओ, यहां पर बॉडी ले आओ, सेव किया, ये लो। तो आपने शुरू किया था एक यूआरएल से, और आपने उसको अपने प्रोजेक्ट में उठाकर देखी किस तरीके से 100 पोस्ट देखी पूरी आ रही है, आपने डेटा को इजीली उठाकर दिखा दिए। कोई मुश्किल है, इजी सा कोड है यार, कोई इतना कॉम्प्लेक्सिटी तो है नहीं। एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्विस में एक सर्विस बनाई, और इस सर्विस में हमने एक वेरिएबल बनाया प्राइवेट, तो कि सिर्फ इस क्लास के लिए एक्सेसिबल हो, बाकी कोई इसको एक्सेस ना कर सके। हमने उसके अंदर अपनी एपीआई पास करी ताकि वो सिक्योर हो जाए। फिर हमने क्या बोला, जैसी कोई सर्विस को एग्जीक्यूट करे तो ऑटोमेटिक हमारा एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल इम्बेड हो जाए। तो हमने एचटीटीपी क्लाइंट को कंस्ट्रक्टर में पास किया प्राइवेट, क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ इसी क्लास के लिए एक्सेसिबल हो, बाकी किसी और क्लास के लिए एक्सेसिबल। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया गेट यूजर डेटा के नाम से, एक ऐसा फंक्शन जो कि डेटा को उठाकर लेकर आ रहा हो। इस फंक्शन की टाइप मैंने ऑब्जर्वेबल रखी, क्यों, ताकि वो डेटा कंटिन्यूसली एक एक करके उठाता रहे, एक एक करके डेटा को उठाता रहे। एनी इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे नहीं पता वहां पर किस टाइप का डेटा मुझे रिसीव होगा। मैंने बोला ये फंक्शन रिटर्न करता है क्या, दिस डॉट एचटीटीपी, इस एचटीटीपी रिक्वेस्ट में जाओ, गेट करो, उठा लो एक किसी भी टाइप का डेटा इस यूआरएल से जो आ रहा है। अब सर्विस बनके रेडी हो गई, मैं आया अपने इस प्रोजेक्ट में, और मैंने सबसे पहले क्या किया, मुझे सर्विस को शामिल करना है। तो मैं सर्विस को लिए मैंने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया, और मैंने सर्विस को यहाँ पर इंक्लूड किया एक वेरिएबल यूजर सर्विसेज के अंदर। अब मैंने एक हुक चलाया जो कि जैसे ही प्रोजेक्ट कंपोनेंट रन हो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैंने बोले सर्विस में जाओ, इसमें एक फंक्शन बना हुआ गेट यूजर डेटा के नाम से, क्योंकि वहां ऑब्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पर तुम लिसन करो सब्सक्राइब के मेथड के थ्रू। फिर इसके अंदर एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाकर पास किया, और इस ऑब्जेक्ट में हमें तीन जो है वो प्रॉपर्टीज मिलती है, नेक्स्ट, एरर और कंप्लीट। नेक्स्ट हम तब यूज करते हैं जब हमारा डेटा हमें रिसीव होना शुरू हो जाता है, और हम डेटा को निकालकर एक एक करके आगे डालते रहते हैं। तो जो मुझे डेटा रिसीव हुआ, मैंने अपनी मर्जी का एक पैरामीटर बनाया, डेटा उसमें डाल दिया, जो डेटा रिसीव हो रहा है उसमें आ रहा है डेटा के अंदर। फिर मैंने उसको लॉग में प्रिंट कर दिया। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर उसको एचटीएमएल टेबल में प्रिंट करें, तो मैंने एक अदद वेरिएबल बनाया, क्योंकि मुझे डेटा एरे के अंदर रिसीव हो रहा था। दैट्स वाई मैंने एक एरे टाइप का एक एरे बनाया वेरिएबल, और उस एरे बाय डिफॉल्ट एम्प्टी एरर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब जो भी डेटा मेरे पास से आ रहा है वो मैंने सेव करवा दिया किसके अंदर, इस वेरिएबल यूजर डेटा के अंदर। अगर अच्छा देखो, अगर मैं एपीआई में गलती कर दूं, जो मैं करके दिखा रहा हूं, क्या इस तरह की कोई एपीआई बनी हुई पोस्ट के नाम से, नहीं बनी हुई, तो उसका मतलब एरर आएगा, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल, ये लो, देखा आपने, तो एरर यहाँ शो हो गया, देखिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ये कहां से आया सर, इसने गेट किया।
एरर आया तो उसने गेट किया, डेटा मिला तो उसने गेट किया, और जब डेटा सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट उठा लिया तो किसने गेट किया? कंप्लीट प्रॉपर्टी ने गेट किया और आपको बात बता दी कंप्लीट फंक्शन ने किया भाई आपका क्या हो चुका, डेटा कंप्लीटली फैच हो चुका। अब मैंने सर्विस को अपनी ठीक किया, रिफ्रेश किया, देखो डेटा यहाँ पर भी रिसीव हो गया। आपने कहा था सर एचटीएमएल प्रिंट करते हैं, तो यहाँ भी प्रिंट कर दिया। मैं एचटीएमएल की फाइल में आया, सिंपल टेबल बनाया, क्योंकि डेटा बार बार एक से ज्यादा रॉस थी, तो मैंने लूप चलाया स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव को इस्तेमाल करके। मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल बना दो माई डेटा के नाम से, सारा डेटा किसमें पड़ा हुआ है, यूजर डेटा को उठा के इसमें डाल दो, माई डेटा में। आपको पता है, जब किसी ऑब्जेक्ट से वैल्यू को उठाते हैं डॉट लिख कर उठाते हैं, तो मैंने बोला माई डेटा में जाओ डॉट क्या उठा लो, क्या उठा लो। बेसिकली ये इसकी कीज थी सर, ये इसकी कीज थी, कहाँ गई, ये की है, ये वैल्यू है, तो हमने क्या बोला, इस की के जरिए डेटा उठाओ, यूजर आईडी की, आईडी, टाइटल और बॉडी के जरिए डेटा उठा, और हमने यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे शो कर। आई होप आपको एंगुलर सर्विस अच्छे से समझ में आया होगा। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए क्या काम है सर, घर जाएंगे, घर जाने के बाद आपने करना क्या है, आपने नीचे आना है, ये बहुत सारी एपीआई फ्री बनी हुई है, तो आप ये वाली एपीआई से डेटा को फैच करना देख लीजिए कि किस तरीके से हम फैच कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको एक कमांड हो जाएगी कि आप एंगुलर सर्विस को कैसे इस्तेमाल कर सकते। कोई सवाल? क्लियर है सबको? तो आई होप आज का लेसन आपके लिए काफी यूजफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा कि एंगुलर सर्विस क्या होती है, एपीआई क्या होती है, हम किसी एपीआई को सर्विस के थ्रू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात बताते चलूं, कोड कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो ये है कि जब भी एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करें तो उसका हेल्पर फंक्शन यानी प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट को लाजमी app.config.ts में इंपोर्ट करें, नहीं तो आप एचटीटीपी क्लाइंट की सर्विस को यूज नहीं कर सकते। आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।